नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक अजीब सी पहेली है, बजाज फाइनेंस। मतलब ऊपर से देखें तो उनके मुनाफे के आंकड़े गिरे हुए हैं, लेकिन अंदर से मैनेजमेंट जश्न मना रहा है। तो क्या ये कोई बाजीगरी है या कोई बहुत गहरी रणनीति? बिल्कुल। आज की इस बातचीत का मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हमारे हाथ उनकी फरवरी 2026 की इन्वेस्टर कॉल की पूरी कहानी लगी है। हाँ, और कहानी बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। एक तरफ कंपनी के हेडलाइन नंबर यानी जो मुनाफा सबको दिख रहा है वो 6% नीचे, सही। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि उनका कोर परफॉर्मेंस 23% ऊपर गया है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई कहे कि मैच तो हार गए लेकिन खेले बहुत अच्छा। आखिर चल क्या रहा है? ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब छिपा है 3 ऐसी चीजों में जो कंपनी ने जानबूझकर की हैं। जानबूझकर? हाँ, सबसे जरूरी बात यही है कि ये गिरावट किसी कारोबारी कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि ये कंपनी के सोचे समझे फैसलों का नतीजा है। एक मिनट, जानबूझकर? कोई कंपनी जानबूझकर अपना मुनाफा क्यों गिराएगी? ये बात तो कुछ गले नहीं उतर रही। इसमें उनका क्या फायदा है? फायदा भविष्य में है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें 3 वन ऑफ आइटम्स को देखना होगा, यानी ऐसे खर्चे या कमाई जो सिर्फ इसी तिमाही में हुई हैं। ठीक है। पहला और सबसे बड़ा है अतिरिक्त ECL प्रोविजनिंग। कंपनी ने अपनी मर्जी से भविष्य के किसी भी बड़े जोखिम से बचने के लिए 1406 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की है। 1400 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और इन्वेस्टर कॉल में वो इसके लिए एक बड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी बैलेंस शीट को बुलेट प्रूफ बनाना। ये सुनने में बहुत आक्रामक लगता है। मतलब वे सिर्फ धूप वाले दिन के लिए छाता नहीं खरीद रहे, बल्कि भविष्य के किसी भी तूफान के लिए एक बंकर बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल सही उपमा है। वो यही कर रहे हैं। तो क्या है ये? उन्होंने हर तरह के लोन के लिए एक लॉस गिवन डिफॉल्ट या LGD फ्लोर तय कर दिया है। LGD फ्लोर, आसान भाषा में? आसान भाषा में उन्होंने एक नियम बना दिया है कि अगर कोई भी लोन खराब होता है तो उसके लिए कम से कम इतने प्रतिशत का नुकसान तो मानना ही पड़ेगा, चाहे असल में नुकसान कम ही क्यों ना हो। वो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका असर आंकड़ों पर कैसे पड़ा? असर बहुत बड़ा है। इस एक कदम से उनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो, यानी हर लोन के पीछे नुकसान के लिए रखा गया पैसा, आसमान छू गया है। कितना? स्टेज 1 के एसेट्स, जो सबसे सुरक्षित लोन होते हैं, उन पर कवरेज 74 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 98 बेसिस पॉइंट हो गई है। स्टेज 2 यानी थोड़े जोखिम वाले लोन पर ये 30% से बढ़कर 37% हो गई है। और स्टेज 3 यानी जो लोन NPA बन चुके हैं, उन पर कवरेज 52% से बढ़कर 61% हो गई है। बाप रे, ये तो हर लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब क्या वे अब हर लोन के पीछे पहले से कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए अलग रख रहे हैं कि कहीं वो खराब ना हो जाए? एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी नहीं है कि वे ग्रोथ को कुर्बान कर रहे हैं? निवेशक तो ग्रोथ देखना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक सुरक्षित बैलेंस शीट। क्या इससे निवेशक निराश नहीं होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का तर्क है कि एक मजबूत बुलेट प्रूफ बैलेंस शीट उन्हें लंबे समय में किसी भी आर्थिक मंदी या संकट से बचाएगी और तब वे दूसरों से ज्यादा तेजी से बढ़ पाएंगे। लॉन्ग टर्म का खेल है। बिल्कुल। ये तो पहली वजह थी, बाकी 2 वजहें भी हैं। हाँ, बताइए। दूसरी वजह है एक नया श्रम कोड चार्ज। सरकार के नए लेबर कोड नियमों के तहत देनदारी के लिए 265 करोड़ रुपए का एक मुश्त चार्ज इस तिमाही में लगाया गया है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा आइटम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस यानी BHFL में हिस्सेदारी की बिक्री। उन्होंने 2% हिस्सेदारी बेची, जिससे 1416 करोड़ रुपए का बड़ा फायदा हुआ। तो ये तो अच्छी बात है, मुनाफा बड़ा होगा। टागीपू। नियम के मुताबिक ये फायदा कंपनी के मुनाफे में नहीं जुड़ता, ये सीधे कंपनी के रिजर्व्स में चला जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तो अगर हम इन तीनों अजीब चीजों को, यानी बंकर बनाने वाली प्रोविजनिंग, नया लेबर चार्ज और वो बिक्री जिसका पैसा मुनाफे में नहीं आया, को हटा दें, तो कारोबार की असली बिना मेकअप वाली तस्वीर क्या है? बिल्कुल। अगर हम इन चीजों को एक तरफ रखते हैं तो असली तस्वीर काफी शानदार है। कितनी शानदार? कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM साल दर साल 22% बढ़ा है। 22%? ये तो मजबूत है। सिर्फ इस एक तिमाही में 1.4 करोड़ नए लोन दिए गए हैं, लगभग 48 लाख नए ग्राहक जोड़े गए और अब उनकी कुल ग्राहक संख्या 11.5 करोड़ हो गई है। 11.5 करोड़? और सबसे अहम बात जिसकी मैनेजमेंट बात कर रहा था, वो है कोर मुनाफा,
जो 23% बढ़ा है। और सोने पर सुहागा ये है कि क्रेडिट कॉस्ट यानी लोन पर होने वाला अनुमानित नुकसान काफी समय बाद 2% से नीचे आ गया है। ये बहुत मजबूत संकेत है। ठीक है, तो पहली का पहला हिस्सा सुलझ गया। नंबर जानबूझकर खराब दिखाए गए, जबकि अंदर से मशीन पूरी रफ्तार से चल रही है। सही। लेकिन मैनेजमेंट की बातों से एक और चीज झलकती है। वो बहुत ज्यादा सतर्क हैं। उनका एक बयान है कि उनका लक्ष्य भारत में सबसे कम जोखिम वाला बिजनेस बनना है। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग नहीं है? ये सतर्कता उनके फैसलों में साफ दिखती है। मिसाल के तौर पर MSME यानी छोटे और मझोले उद्यमों के लोन को देखिए। हाँ, यहाँ ग्रोथ सिर्फ 11% रही, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ भी नहीं है। सिर्फ 11%? क्यों? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर लोन देने की नीतियां सख्त कर दी हैं। उन्हें लगता है कि इस सेगमेंट में हालात ठीक नहीं है और सामान्य ग्रोथ पर लौटने में 2-3 तिमाही और लगेंगी। मतलब वो जानबूझकर ब्रेक लगा रहे हैं। और कहीं कैप्टिव 2-व्हीलर फाइनेंस का जो बिजनेस है, उसे तो वे धीरे धीरे बंद ही कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि बाजार में मची होड़ की वजह से। होड़ किससे? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। मैनेजमेंट ने बताया कि आज पर्सनल लोन देने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई प्राइवेट बैंक या NBFC नहीं, बल्कि SBI है। SBI? हाँ, SBI। तो मतलब सरकारी बैंक उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। ये तो वाकई एक ट्विस्ट है। तो वे इस होड़ से बचने के लिए पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हट रहे, बल्कि अनुशासन बनाए रख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और स्मार्ट चाल है। वो ये भी बहुत सोच समझ कर तय कर रहे हैं कि ग्रोथ करनी कहाँ है। जैसे कि गोल्ड लोन। हाँ, गोल्ड लोन की बात तो बहुत हो रही है। उसमें क्या खास है? उनकी रणनीति बहुत स्मार्ट है। देखिए, जैसे जैसे डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, ब्रांच में ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो गया है। ये तो है। उनके आंकड़े बताते हैं कि पहले जहां 3% ग्राहक ब्रांच आते थे, अब वो 0.6% से भी कम हो गए हैं। इतना कम? हाँ, तो कंपनी इन खाली हो रही ब्रांचों का इस्तेमाल गोल्ड लोन बांटने और रखने के लिए कर रही है। ये बदलते समय के साथ एक बेहतरीन तालमेल है। जो एसेट बेकार पड़ा था, उसे एक नए ग्रोथ वाले एरिया के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये दिलचस्प है। एक तरफ तो वो MSME जैसे सेगमेंट में ब्रेक लगा रहे हैं, बहुत संभल कर चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमने सुना है कि टेक्नोलॉजी और AI को लेकर वे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये विरोधाभास समझ नहीं आया। एक तरफ ब्रेक, दूसरी तरफ फुल एक्सेलरेटर। हाँ, बिल्कुल। AI की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? यहीं पर कहानी का सबसे भविष्य वाला हिस्सा आता है। वे AI को सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि जैसा कि वो कहते हैं, इसे पूरे कारोबार में हर स्तर पर डिप्लॉय कर रहे हैं। हर स्तर पर? उन्होंने इसे एक नाम भी दिया है, फिनाई। और ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें नहीं है। उनके पास इसे साबित करने के लिए हैरान करने वाले आंकड़े हैं। अच्छा। जैसे कि कुछ उदाहरण देखें। जी। वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के जरिए AI ने 2 करोड़ कॉल्स को प्रोसेस किया है। 2 करोड़? हाँ, और मार्केटिंग में उनके 100% वीडियो और बैनर अब AI बना रहा है। सिर्फ इस तिमाही में 2,70,000 वीडियो और 1,20,000 बैनर। एक सेकेंड, 100% आप कह रही हैं कि उनका हर एक वीडियो, हर एक एड जो हमें दिखता है, वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक AI ने बनाया है? जी हाँ, 100%। ये तो कमाल की बात है। और ऑपरेशंस में? ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल और भी गहरा है। 4 करोड़ 60 लाख ग्राहकों की पहचान के लिए फेस मैचिंग का इस्तेमाल हुआ है। डॉक्यूमेंट से जानकारी निकालने का काम 95-96% सटीकता के साथ पूरी तरह ऑटोमेट हो चुका है। और ये सुनिए, कॉल सेंटर में बैठे बैठे AI ने 1600 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए। क्या AI ने लोन बांटे? हाँ, और AI ने ग्राहकों से हुई बातचीत का विश्लेषण करके 325 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सेल्स भी जनरेट की। मतलब अगर मैं कल उनकी ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करूं, तो हो सकता है कि दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि एक AI मुझसे बात कर रहा हो और मेरा लोन अप्रूव कर दे। बिल्कुल हो सकता है। ये तो पूरी तरह से अनुभव ही बदल देगा। ये तो अभी की स्थिति है, आगे का क्या प्लान है? उनका अगले 6 से 18 महीनों का रोड मैप और भी महत्वाकांक्षी है। वे FY27 तक सेल्स, ऑपरेशंस, रिस्क जैसे विभागों में 800 से ज्यादा ऑटोनोमस एजेंट्स तैनात करने की बात कर रहे हैं। 800 ऑटोनोमस एजेंट्स? ये सुनने में जितना कमाल का लगता है, उतना ही थोड़ा डरावना भी है। हाँ। मतलब असली लोग नहीं बल्कि AI प्रोग्राम जो खुद लोन बांटेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे। क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं? यही उनका लक्ष्य है। ये ऐसे AI प्रोग्राम होंगे जो खुद फैसले ले सकेंगे। और ग्राहकों के लिए?
ग्राहकों के लिए जून 2026 तक ऐप और वेब में AI समरी की सुविधा आ जाएगी, यानी आपका पूरा फाइनेंशियल रिश्ता AI एक पैराग्राफ में बता देगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। इससे भी बड़ी अब क्या है? जून 2027 तक वो एक समानांतर AI मोड प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। AI मोड मतलब? इसका मतलब है कि ग्राहक जब ऐप या वेबसाइट खोलेंगे तो वो चुन सकेंगे कि उन्हें क्लासिक मोड इस्तेमाल करना है जैसा आज है, या फिर पूरी तरह से नया AI मोड। ये एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस होगा जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। एक तरफ इतनी ज्यादा सावधानी, बंकर बनाना, लोन देने में ब्रेक लगाना, और दूसरी तरफ AI पर इतना जोर, ऑटोनॉमस एजेंट्स, एक पूरी नई AI दुनिया बनाने की तैयारी। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं? सही सवाल। ये दो अलग अलग कंपनियों की कहानी लगती है। इन दोनों को जोड़ने वाली बड़ी रणनीति क्या है? यहीं पर इस पूरी कहानी का सार छिपा है। यहाँ एक फंडामेंटल बदलाव हो रहा है। कंपनी हंटिंग मॉडल से फार्मिंग मॉडल की ओर बढ़ रही है। हंटिंग से फार्मिंग, शिकारी से किसान। रुकिए, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। मतलब कंपनी अपनी पूरी फिलॉसफी बदल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका पूरा फोकस अब बाहर से नए ग्राहक लाने पर नहीं, बल्कि घर के अंदर जो करोड़ों ग्राहक बैठे हैं उन्हीं से और बिजनेस निकालने पर है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है वो मास्टर स्ट्रोक। तो कैसे? पहले कंपनी का 60% जोर और संसाधन नए ग्राहक जोड़ने यानी शिकार करने या हंटिंग पर होता था, और 40% मौजूदा ग्राहकों को संभालने पर। ठीक है। अब वे इसे ठीक उलटना चाहते हैं। वे अपना 60% फोकस अपने 11.5 करोड़ के विशाल ग्राहक आधार से, यानी खेती करने या फार्मिंग से अधिक व्यापार निकालने पर करना चाहते हैं, और सिर्फ 40% नए ग्राहक जोड़ने पर। और इस पूरी रणनीति की चाबी AI है ना? एग्जैक्टली। इस बदलाव का मुख्य जरिया ही AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। कैसे? क्योंकि ये मौजूदा ग्राहकों को सेवा देने और उन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने यानी क्रॉस सेलिंग की लागत को लगभग शून्य कर देते हैं। अच्छा। जब आपके पास 11.5 करोड़ ग्राहक हों तो हर एक से थोड़ा और व्यापार निकालना बाहर जाकर नए ग्राहक ढूंढने से कहीं ज्यादा फायदेमंद और बहुत कम जोखिम भरा है। बात तो सही है। यही कारण है कि वे एक तरफ जोखिम कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं जो उनके खेत यानी मौजूदा ग्राहकों को जोतने में मदद करेगी। और उनका अंतिम लक्ष्य अगले 3-4 सालों में 20 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना और हर ग्राहक से होने वाले व्यापार यानी उनके वॉलेट शेयर को बढ़ाना। वाह! तो आज की इस चीर-फाड़ से जो बहेली थी वो अब एक साफ तस्वीर की तरह दिख रही है। कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हैं। पहली, बजाज फाइनेंस के तिमाही नतीजे एक जानबूझकर बुना गया जाल थे ताकि भविष्य के लिए बैलेंस शीट को चट्टान की तरह मजबूत बनाया जा सके। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कंपनी का कोर बिजनेस इंजन पूरी ताकत से चल रहा है। AUM, नए ग्राहक, मुनाफा सब बढ़ रहा है, लेकिन बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वे बेहद सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं। तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, AI का इस्तेमाल कोई दिखावा या मार्केटिंग का जुमला नहीं है। ये उनके कारोबार के DNA में जा रहा है। सही कहा। वे इसे हर प्रक्रिया में डाल रहे हैं, मार्केटिंग से लेकर लोन बांटने तक। और अंत में ये सब एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का फोकस अब बदल रहा है शिकारी से किसान बनने का। नए ग्राहक बनाने से ज्यादा ध्यान मौजूदा ग्राहकों से रिश्ता गहरा करने और व्यापार बढ़ाने पर है। बिल्कुल। वाकई सतह के नीचे एक पूरी नई दुनिया बन रही है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जैसा कि हमने बात की, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्लासिक मोड और एक AI मोड दोनों देने की योजना बना रही है। ये ग्राहकों की पसंद के भविष्य के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? क्या भविष्य में एक मोड दूसरे पर हावी हो जाएगा, और ये कौन तय करेगा? क्या हम अपनी मर्जी से क्लासिक मोड में रह पाएंगे, या धीरे धीरे सिस्टम हमें AI मोड की तरफ धकेल देगा क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है? हमारे कंफर्ट लेवल के आधार पर एक 2 स्तरीय डिजिटल दुनिया की शुरुआत है। एक उनके लिए जो AI के साथ सहज है, और दूसरी बाकी लोगों के लिए। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।